अब आप बताओ मॉम, अगर मैंने ईशांत मलिक को उसके किए की सजा दी तो क्या गलत किया? मैंने तो उसे तड़पाया भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं दिया, सीधा गोली उसके सीने में उतार दी। जबकि उसने मुझे इतना बेहिसाब दर्द दिया है, जिसके याद आते ही यहां दर्द होता है, यहां एक बेचैनी सी होती है। रणविजय ने अपने सीने की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। रातों की नींद उड़ जाती है। मॉम, इतना पैसा, इतना पावर किस काम का, जब मैं अपनी ही बीवी को, अपने ही बच्चों को दुख तकलीफ से दूर ना रख सकूं। रातों को उठ उठकर जिंदगी के कमरे में जाता हूं, उसको देखता हूं, उससे जुड़ी हर चीज पर मेरी नजर होती है। डर लगता है कि कहीं कोई उसे मुझसे दूर ना लेके चला जाए। ईशानी तक पहुंचने वाला हर एक इंसान तो दूर, एक कागज का टुकड़ा भी मेरे दिल में डर पैदा कर देता है कि कहीं कोई उसे इसके बारे में बताना दे। अगर ईशानी मुझसे हमारे बेटे रणवीर के बारे में सवाल करेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैं उसे अब तक ढूंढ नहीं पाया? हमारे गुनहगार आज तक खुले में बेफिक्र होकर घूम रहे हैं क्योंकि मैं उन तक पहुंच नहीं पाया। तो फिर मेरे इंडिया के सबसे पावरफुल इंसान होने का क्या मतलब रह जाता है? इसलिए मैं ओवर प्रोटेक्टिव होता हूं। ईशानी मुझे ओवर पजेसिव कहती है, लेकिन मेरा यह दिल, यह मेरे बस में नहीं होता। ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में बेहिसाब खुशियां दी, लेकिन मैं सब कुछ समेट नहीं पाया। पर जो मेरे हाथ में है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। रणविजय अपना दर्द बता रहा था और साधना जी के आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। ये आंसू दुख, पछतावा और ग्लानि के थे। बरसों पहले की गई एक गलती, एक महत्वाकांक्षा उन्हें जिंदगी के इस मोड़ पर ले आएगी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। पिछले 4-5 सालों से कौन कहे, जब से रणविजय ने ईशानी की तलाश में ये देश छोड़ा था, तब से लेकर आज तक करीब 15 सालों से वो इसी पछतावे में जी रही थीं। पर आज रणविजय को दुख तकलीफ में तड़पते हुए देखकर उन्हें इस चीज का कुछ ज्यादा ही एहसास हो रहा था। मैं आपकी तरफ से आपकी भी बात समझता हूं। इंसान अपनी महत्वाकांक्षा में कुछ आगे बढ़ जाता है। आप सीनियर मलिक के साथ आगे बढ़ी थीं, पर मलिक ने आपको धोखा दिया। मालिक खुद तो आगे बढ़ गया, पर आपसे आपके बेटे को छीनकर आपको अकेला छोड़ गया। डैड ने आपको संभाला, पर मलिक के धोखे की कीमत आज तक आप चुका रही हैं। आपने मुझे जन्म नहीं दिया, पर फिर भी निशांत मलिक के प्रति आपकी भावनाएं आपकी तरफ से मैं समझता हूं। मैं समझता हूं कि आप उस वक्त तक अपने आप को निशांत मलिक का गुनहगार समझती थीं, जिसके कारण आपने मेरे साथ ऐसा किया। पर मेरे तड़प का, मेरे दर्द का एहसास मेरे खुद के बेटे को ही क्यों नहीं है? रणविजय साधना जी की तरफ देखते हुए सवाल किया। साधना जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। रणविजय साधना जी से सवाल पर सवाल कर रहा था, इस बात से बेखबर कि कोई उनकी बातों को चुपचाप आंसू बहाते हुए वहीं खिड़की के पीछे खड़ा सुन रहा था। पर अब आगे का क्या? रणविजय, अब तो रणवीर वापस आ गया है। उससे मिलने की कोशिश करो। उसे कम से कम एक बार सच बताओ। उसे बताओ कि वह सच नहीं है जो कि वह देख रहा है, समझ रहा है, या फिर जो उसे बताया गया है, बल्कि इससे अलग उसकी एक सच्चाई है। उसकी अलग एक पहचान है। वो रणवीर निशांत मलिक नहीं, बल्कि रणवीर रणविजय सिंह राणावत है। साधना जी ने डूबती हुई सांसों के साथ कहा। रणविजय ने हां में सिर हिलाया। मैं भी यही सोचता हूं मॉम, और यही करना चाहता हूं, लेकिन क्या यह इतना आसान है? रणविजय के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया था, लेकिन अभी साधना जी से कुछ कहकर उनकी डूबती हुई सांस और विश्वास को वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने धीरे से साधना जी के सर पर हाथ रखकर कहा, उन लोगों ने अपनी कोशिशें हमारे घर पर तोड़ने की फिर से शुरू कर दी है, तो फिर मुझे भी पहले अपने घर को मजबूत करना होगा। और रणवीर तो मेरा अपना ही एक हिस्सा है, मेरा अपना बेटा। उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मेरा परिवार ही उसके बिना अधूरा है। उसे हमारे साथ जुड़ना ही होगा। अब आप आराम कीजिए, मैं शिवम को देख कर आता हूं। शिवम को? हाँ मॉम, शिवम की शादी के दौरान गोलियां चली हैं, जिसमें उसे गोली लगी है। रणविजय ने हल्के से बताया, पर साधना जी घबरा उठी थी। वह ठीक है ना? उन्होंने डरते हुए पूछा। सब मेरी ही गलती है। मुझे पहले ही तुमसे मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी। तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। हर बार मेरा डर मुझे और अंधेरों में डूबा देता है। साधना जी फिर से अपने आप को कोसने लगी।
अपने आप को दोष मत दीजिए मॉम। आपने कुछ नहीं किया। शिवम ठीक है और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना। इस बार अपने परिवार को नहीं टूटने बिखरने दूंगा और ना ही किसी को कुछ होने दूंगा। मुझ पर भरोसा है ना? रणविजय ने मजबूती से साधना जी के हाथ को पकड़ते हुए पूछा। साधना जी ने हां में सिर हिलाया। रणविजय ने धीरे से आगे बढ़कर उनके सर पर हल्के से अपने होंठ रखे। सालों बाद अपने बेटे का स्पर्श पाकर साधना जी ने सुकून से आंखें बंद कर लीं। उन्हें सोते हुए देखकर रणविजय के कमरे से बाहर निकल आया। मॉम का ध्यान रखना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वह जिंदा है। ये बात भी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, फिलहाल में तो डैड को भी नहीं। रणविजय ने बाहर खड़े गार्ड से कहा। डॉक्टर से क्या कहना है? गार्ड ने पूछा। डॉक्टर से कह दो कि डैड को इंफॉर्मेशन भेज दे। आधी अधूरी बात कर कर रणविजय शिवम की तरफ चल पड़ा, जहां ईशानी और अंजलि ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हुई ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार कर रही थीं। आदित्य वहीं पर था, पर इस समय न ही आशुतोष वहां पर था और न ही शिव। रणविजय को देखते ही ईशानी दौड़ती हुई उसके पास आई। कहां रह गए थे तुम? बस कुछ जरूरी काम रह गए थे, उन्हीं को निपटा रहा था। आखिर अपने बेटे को इस हालत में पहुंचाने वालों के नाम पते भी तो जानने थे, जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया है। कुछ दिनों में उन्हें भी इससे भी बुरी हालत में पहुंचाना है। क्यों? आखिर उन्हें भी तो दर्द का एहसास होना चाहिए ना। वह दर्द जो मैंने झेला है, वह दर्द जो इस वक्त मेरा पूरा परिवार झेल रहा है, वह दर्द जिसमें मेरे दोनों बच्चे इस समय तड़प रहे हैं, उन्हें इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं सकता ना, खुद को बार बार चोट पहुंचाने के लिए। बात अगर केवल मुझ तक सीमित रहती तो मैं अपने कदम पीछे ले भी लेता, लेकिन अब उसकी आंच मेरी बच्चों पर आ रही है। आज जिस हवन कुंड की अग्नि में के सामने मेरा बेटा 7 जन्मों के 7 फेरे लेने वाला था, आज वहीं पर उसे 7 गोलियां लगी हैं। उसे इस हाल में पहुंचाने वालों को मैं छोड़ नहीं सकता। अगर वह मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहे तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम अगर इस तरह से करोगी तो मैं कैसे कर पाऊंगा? रणविजय ने ईशानी को कंधों से पकड़ते हुए पूछा। मुझे यह सब नहीं पता, जाने कब तक ये खेल चलता रहेगा। मुझे सिर्फ मेरे बेटे से मतलब है। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत मेरी आंखों के सामने चाहिए। रणविजय के सीने से लगकर ईशानी रो पड़ी। हां ईशानी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हें तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही सलामत तुम्हारी आंखों के सामने मिलना चाहिए। यह तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है। 20 साल का समय कोई कम नहीं होता। अपने ही शरीर के एक हिस्से से, अपने ही दिल के एक टुकड़े से अनजान तुम अभी तक हो, पर मुझे नहीं पता कि मैं कब तक तुम्हें इस दर्द से अनजान रख पाऊंगा। पर मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक तुम इस दर्द के बारे में जानो, उसके पहले ही मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी वापस लाकर दे दूं। जाने कहां है हमारा बेटा? अपने सीने से ईशानी को लगाए हुए रणविजय ने अपने मन में सोचा। उसके आंखों से भी 2 बूंद आंसू निकल पड़े थे और वहीं कॉरिडोर में रणवीर भी खड़ा था, जिसने अपने चेहरे पर मास्क और चश्मा लगाकर कवर किया था। सर पर क्या इस तरह से ठीक है, आगे का माथा भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, पर चश्मे के अंदर उसकी भी आंखें रणविजय और ईशानी को इस कदर रोते हुए देखकर भीग चुकी थीं। रणबीर से यह देखा नहीं जा रहा था। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और चश्मा हटाकर अपनी आंखें पोंछनी चाही। मैं तो इन दोनों को रोते हुए देखना चाहता था, तो फिर इनको रोते हुए देखकर मेरी आंखें क्यों बह रही हैं? शायद बड़े पापा के कलेजे को ठंडक मिल रही है, इसलिए। पर मेरा खुद का दिल क्यों भारी हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे खुद मेरा दिल बंद हो जाएगा। रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उससे वहां रुका नहीं जा रहा था। वह तेजी से वहां से उठकर जाने लगा। तभी उधर से आती हुई शिवी से बुरी तरह से टकराया। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।